बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I welcome to you all of 9th class students in APSEC's online sport program. Here, Army Public School and College Bahawalpur Noor Mahal campus facilitates all of you in online lecture programs. I am your physics teacher to bring for you online tutorial video of your third week syllabus. So this is the first chapter of your first term syllabus, that is unit number 4, turning effect of forces or torque or movement of a force. Here you all know about the torque. What is torque? That is the turning effect of the forces is called the torque or the movement of force. According to this formula which is written over here, torque, that is ये जो छोटा सा आपको स्मॉल सा टी दिखाई दे रहा है, ये इसका टॉर्क का सिंबल है जो कि टॉर्क कहलाता है. सो टॉर्क इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड मल्टीप्लाइड बाय एल. Here F stands for force and L is the moment arm or the perpendicular distance between the line of action of force and axis of rotation. So इस फिगर में आप देखें, जो फिगर आपके पास 4.12 है, factors affecting the moment of a force. So we have two factors on which torque depends, that is according to the formula force F and L is the moment arm. सो इस फिगर में आप देखें, ये जो आपको ब्लू कलर का एक सिलेंड्रिकल एक ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड पर A' टू A यहाँ पर इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स किया गया है, और एक साइड पर जो राइट हैंड साइड है जो पॉइंट B टू C जा रही है, तो इसको हमने फिक्स कर दिया है किसके लिए, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. सो जो हमारी राइट हैंड साइड है इस फिगर की, वो हमारे पास क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. बीच में जो इसका ये आपको बीच में ये डिस्टेंस L दिखाई दे रहा है, एक्चुअली L हमारे पास डिस्टेंस है जिसको हम मोमेंट आर्म कहते हैं, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है हमेशा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के, जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको अपने लेफ्ट हैंड साइड पर दिखाई दे रही है. तो इस फॉर्मूले का, टॉर्क का फॉर्मूला जो इक्वल है हमारे पास F मल्टीप्लाइड बाय L, इसका क्या मतलब है कि अगर फोर्स हमारे पास ज़्यादा होगी तो टॉर्क या मूवमेंट हमारे पास ज़्यादा होगी. मतलब अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना हो, जिसको हम अपनी डेली लाइफ में कहते हैं कि चीज़ों को मूव करना या रोटेट करना, तो उसको हम फिजिक्स के टर्म में अब क्या कहेंगे कि उसमें टॉर्क आ गया या टर्निंग आ गया. तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में आपने टॉर्क लाना हो, या तो फोर्स ज़्यादा हो, अगर फोर्स ज़्यादा होगी तो टॉर्क ज़्यादा होगी, और दूसरा इसका फैक्टर क्या है, उसकी लेंथ मीन उसकी मोमेंट आर्म ज़्यादा हो. अगर मोमेंट आर्म ज़्यादा होगी तो तब भी क्या होगी, टॉर्क ज़्यादा होगी. इस दो स्पैनर्स को देखें, ये जो फिगर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, इनमें देखें जो ऊपर वाला स्पैनर है उसके लास्ट साइड पर यहाँ पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. डाउनवर्ड एरो शो कर रहा है कि यहाँ हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. और यहाँ पर जो आपको ये डॉटेड लाइन ये पूरी पिंक कलर में दिखाई दे रही है, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है मोमेंट आर्म. सो पहले स्पैनर में और दूसरा स्पैनर जो नीचे दिया गया है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में ये डिफरेंस है कि ऊपर वाले स्पैनर की मोमेंट आर्म ज़्यादा है, सो इट इज़ हैंडल टू यूज़ इट. और ये क्या करेगा कि जब भी हम ये वाला स्पैनर यूज़ करेंगे जिसकी मूवमेंट आर्म या जिसका ये हैंडल ज़्यादा है, तो इसके ऊपर फोर्स कम से कम अप्लाई होगी, और ये क्या करेगा, बहुत जल्दी से घूमेगा. इसमें क्या आ जाएगा, टर्निंग इफेक्ट आ जाएगा, और नट को हम इजीली इस स्पैनर से खोल सकते हैं बाय अप्लाइंग अ स्मॉल फोर्स. दूसरी फिगर में हमारे पास क्या हो रहा है, दूसरी फिगर को आप इस दूसरे वाले स्पैनर को जरा गौर से देखें. इसमें हमारे पास अगेन हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो इसमें इसकी जो मूवमेंट आर्म है इस स्पैनर की, वो क्या दिखाई दी गई है, छोटी दिखाई दी गई है. तो क्या होगा कि अगर हम ऊपर वाली फिगर ऊपर वाले स्पैनर में और नीचे वाले स्पैनर में इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं,
सपोज अगर यहाँ हम ऊपर वाले स्पैनर में जो आपको पहली फिगर दिखाई दे रही है उसमें सपोज हम कर लेते हैं कि हम 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वही सेम 5 न्यूटन की फोर्स हम नीचे वाले स्पैनर पर अप्लाई कर रहे हैं। सो फोर्स की मैग्नीट्यूड तो सेम हो गई, बट हम डिफरेंस किस में ला रहे हैं, हम उसकी इस मोमेंट आर्म में डिफरेंस ला रहे हैं। पहले वाले की मोमेंट आर्म ज़्यादा है तो इसमें क्या हो जाएगा, टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा आएगा। और नीचे वाले स्पैनर में क्या हो रहा है, इसकी मोमेंट आर्म कम है। जब मोमेंट आर्म इसकी कम है तो इसमें क्या आएगा, टॉर्क कम आएगा, और टॉर्क कम आएगा तो हमें और ज़्यादा इसके ऊपर फिर फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू डू आवर वर्क। सो ये आप कॉन्सेप्ट्स पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको दोबारा रिकॉल कराया जा रहा है कि हमारे पास टॉर्क क्या है। टॉर्क डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, दैट इज फोर्स एंड एल. L is called the moment arm, and moment arm is always the perpendicular distance between line of action of force and axis of rotation. तो हमारे थर्ड वीक का जो ट्यूटोरियल वीडियो लेक्चर है उसका फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स पर। अभी मैंने आपको बताया कि मूवमेंट क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड द मूवमेंट और टॉर्क। अब इसका क्या प्रिंसिपल है कि घूमती हुई बॉडी या रोटेट करता हुआ ऑब्जेक्ट, क्या हम उसको बैलेंस कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो उसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं? देखिए तो इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या आएगा, अ फोर्स दैट टर्न्स अ स्पैनर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज जनरली यूज्ड टू टाइटन अ नट एज शोन इन फिगर। सो द टॉर्क और मोमेंट ऑफ द फोर्स सो प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड क्लॉकवाइज मोमेंट। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम नट को क्या कर रहे हैं, टाइट कर रहे हैं। तो ये हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि जब हम किसी नट को टाइट करते हैं तो उसको क्या करते हैं, हम स्पैनर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो उसकी वजह से जो टॉर्क या मोमेंट आएगा वो क्या कहलाएगा, क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज टॉर्क। ऑन द अदर हैंड हमारे पास क्या कंडीशन या सिचुएशन बनेगी, इन ऑर्डर टू लूजन अ नट, अगर हमने नट को लूज करना है तो उसका क्या होगा, द फोर्स इज अप्लाइड सच दैट इट टर्न्स द नट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो तो ये क्या हुआ कि हमने अगर नट को टाइट करना है तो स्पैनर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पैनर को घुमाने की वजह से जो टॉर्क आएगी वो क्या आएगी, क्लॉकवाइज टॉर्क होगी या क्लॉकवाइज मोमेंट होगी। इसका रिवर्स क्या होगा कि जब हमने नट को लूज करना है तो जो हम फोर्स अप्लाई करेंगे नट पर वो हमारी क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। तो इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की वजह से जो टॉर्क या मोमेंट प्रोड्यूस होगी तो वो क्या होगी हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। इसमें देखें ये जो अभी आपको बताया है कि फिगर में है, इस पहली फिगर ए में हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पर आपको फिगर में एक पिंक कलर का सेमी सर्कल दिखाई दिया गया है। अगर आप इसकी डायरेक्शन को गौर से देखें तो ये इसकी डायरेक्शन क्या बनती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनती है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमें क्या करती है, हम किस लिए यूज करते हैं, नट को क्या करने के लिए, टाइटन द नट। जब हम नट को टाइट करेंगे तो उसको हम स्पैनर को किस डायरेक्शन में टर्न करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करेंगे, इसको रोटेट करेंगे। तो फोर्स क्या होगी, वो अपवर्ड डायरेक्शन में खुद ब खुद चली जाएगी, क्योंकि हम नट को क्या कर रहे हैं, टाइट कर रहे हैं। तो अपवर्ड डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करेंगे और ये जो स्पैनर है ये घूमेगा किसमें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दूसरी फिगर में क्या हो रहा है, फिगर बी में अगर हमने नट को लूज करना है तो उसमें हम क्या करेंगे, सेम वही मैग्नीट्यूड की फोर्स है। अब हम उस फोर्स को क्या कर रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम अप्लाई कर रहे हैं फोर्स को। और यहाँ पर आपको जो फिगर बी में ये पिंक कलर का सेमी सर्कल एरो दिखाई दे रहा है, इसकी डायरेक्शन यहाँ पर क्या बन रही है, इस टाइम इसकी डायरेक्शन यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज बन रही है। सो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, देयर आर ओनली टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, दैट इज क्या कि एक है हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज टॉर्क, दूसरी है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क।
तो ये था हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। नेक्स्ट आगे जाने से पहले मैं क्या आपको बताऊंगी कि उसमें क्या होगा कि देखें कोई भी बॉडी इनिशियली एट रेस्ट पर होती है अनलेस कि हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। ये हमारे पास न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ भी है जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। उसमें क्या है हमारे पास कि अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। अब उसमें क्या है कि बॉडी के पास दो ही कंडीशन होती हैं, या तो वो लीनियर डिस्टेंस को कवर करेगी, उसमें लीनियर मोशन आएगा, या उसकी सेकंड कंडीशन क्या होगी कि अगर हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो घूम जाए, उसमें टर्निंग इफेक्ट आ जाए या टॉर्क आ जाए। क्लियर हो गई बात? देखें अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो वो लीनियर पाथ फॉलो करेगा, लीनियर मोशन उसमें आएगा और वो लीनियर स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कवर करेगा। दूसरी उसमें कंडीशन क्या हो सकती है कि उसमें अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, वो घूम जाएगा, उसमें टर्निंग इफेक्ट आ जाएगा फोर्स की वजह से, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट में। मतलब दो हमारे पास प्रिंसिपल हैं, क्लॉकवाइज प्रिंसिपल और एंटी क्लॉकवाइज प्रिंसिपल। तो जब हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करें और वो घूम जाए तो उसमें क्या आ जाएगा, टर्निंग इफेक्ट, और हमारे पास क्या उसका दूसरा नेम हम लेते हैं टॉर्क। इसमें देखें वही बात हो गई कि अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट डज नॉट रोटेट। कोई भी बॉडी इनिशियली जब रेस्ट पर होती है ना तो वो रोटेट करती है, मीन्स के ना तो वो घूमती है ना ही वो अपना लीनियर डिस्टेंस कवर करती है। सो अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट डज नॉट रोटेट इफ सम ऑफ ऑल द क्लॉकवाइज मोमेंट्स एक्टिंग ऑन इट इज बैलेंस्ड बाय द सम ऑफ ऑल द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स एक्टिंग ऑन इट। दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज मूवमेंट में घूमे चले जा रहा है और हम ये चाहते हैं कि हम अब उसका टर्निंग इफेक्ट खत्म कर दें, तो क्या होगा कि हमें उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। और जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी उसकी वजह से जो उसमें टॉर्क आएगी वो अब उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, एंटी टॉर्क। सपोज अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट किया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करके और वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घूमे चले जा रहा है, अब हमने उसको रोकना है तो हम क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे उसको किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वहां पर अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा, फर्दर वो रोटेट नहीं करेगा। इट मीन्स कि उसमें फर्दर कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगी, वो क्या आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा या इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट वी हैव एन अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ इट दैट अ बॉडी इज बैलेंस्ड इफ सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स acting on the body is equal to the sum of anti-clockwise moments acting on it। तो ये था हमारे पास क्या, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे पास एक नेक्स्ट एग्जांपल है जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। देखिए ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 4.4 सॉल्व एग्जाम्पल है, आपकी बुक आपकी सिलेबस में गिवन है। उसमें हमारे पास कंडीशंस क्या गिवन है कि अ मीटर रॉड इज पोर्टेड एट इट्स मिडल पॉइंट ओ। अब मीटर रॉड क्या होता है, हमारे पास एक मीटर हमारे पास 100 सेंटीमीटर्स के होते हैं। ये एक आप फिगर में देखें, एक ये मीटर रॉड वेज पर रखा गया है या इसको पिवट भी बोलते हैं, जहां पर ये क्या करेगा, इस पिवट के ऊपर ये क्या कर सकता है, इट कैन रोटेट बाय अप्लाइंग द फोर्सेस। तो इसको सबसे पहले हमने बैलेंस कर लेना है एट पॉइंट ओ विच इज कॉल्ड द सेंट्रल पॉइंट। इट मीन्स कि अगर आपके पास 1 मीटर का रॉड है तो 50 सेंटीमीटर्स आप रॉड के लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे और 50 सेंटीमीटर्स आपके क्या आएंगे, रॉड के राइट हैंड साइड पर आएंगे। अब हमें जो कंडीशंस दी गई हैं, नेक्स्ट वो हमारे पास है, द ब्लॉक ऑफ वेट 10 न्यूटन इज सस्पेंडेड एट पॉइंट बी। आप कहीं पर भी कोई पॉइंट फिक्स कर लें, पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो हम यहाँ राइट हैंड साइड पर, जैसे कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, राइट हैंड साइड पर हमने पॉइंट बी फिक्स कर लिया।
और अब इसकी मोमेंट आर्म कितनी है इस पॉइंट O, सेंट्रल पॉइंट O से 40 सेंटीमीटर। तो ये 40 सेंटीमीटर ये लेंथ हमारे पास क्या है इसकी मोमेंट आर्म। तो यहाँ अगर आप फिगर में देखें OB ये इसकी वेट B या W2, जो W2 हमारे पास B पॉइंट पर है, इसकी मोमेंट आर्म क्या बनेगी OB, और OB का जो डिस्टेंस दिया गया है वो कितना है हमारे पास 40 सेंटीमीटर, और इसका हमें वेट भी गिवन है W2 बॉक्स का, वो हमारे पास क्या है 10 न्यूटन। सो देखें यहाँ पर तो फोर्स भी गिवन है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी गिवन है, तो अब तो इसको रोटेट कर जाना चाहिए, अब इसको यहाँ पर बैलेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, हम इसको बैलेंस करना चाहते हैं। तो दूसरा हम अब यहाँ पर सेकंड कंडीशन क्या अप्लाई करेंगे, वो हम ये देख रहे हैं सेकंड सिचुएशन कि फाइंड द वेट ऑफ द ब्लॉक दैट बैलेंसेस इट एट पॉइंट ए, कि अब आपने कोई एक और बॉक्स ले लिया है और हमें उसकी फोर्स, उसका वेट नहीं पता है, बट हम उसको बैलेंस कर रहे हैं। हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन में भी है कि जब हम सीसॉ पर बैठते हैं, जब दो कोई फ्रेंड्स सीसॉ पर बैठती हैं और उसको एंजॉय करती हैं, तो क्या करती हैं कि अगर एक हेल्दी चाइल्ड है तो वो क्या करता है, अपने आप को किस तरफ एडजस्ट करता है, और अगर एक स्मॉल चाइल्ड है वो अपने आप को सीसॉ पर किस तरीके से एडजस्ट करता है। वो नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप यहाँ से देखें एग्जाम्पल में। अब पॉइंट ए पर हमने एक वेट और हैंग कर दिया W1, लेकिन इसकी हमने क्या कर दी, मोमेंट आर्म कम कर दी। मोमेंट आर्म इसमें इसकी क्या है, फ्रॉम पॉइंट O टू A विच इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। सो वेट W1 हमने फाइंड आउट करना है, इसका वेट जो बॉक्स का है W1 हमें गिवन नहीं है, लेकिन इसकी हमें मोमेंट आर्म गिवन है। जो पॉइंट B पर हमने वेट हैंग किया हुआ है W2, उसका हमें वेट दिया गया है 10 न्यूटन। तो इस तरफ तो पूरी टॉर्क बन रही है राइट हैंड साइड पर। टॉर्क दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, दैट इज द फोर्स एंड द मोमेंट आर्म और द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसमें फोर्स 10 न्यूटन है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका क्या हमें गिवन है 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर को हम SI यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर्स में आ जाएंगे, और इसका भी जो हमारे पास मोमेंट आर्म है OA, इसको भी हम सेंटीमीटर से SI यूनिट मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास क्या सिचुएशन आती है, हमने कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करना है और किस तरीके से हम इसका वेट फाइंड आउट करेंगे W1 का। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इसकी सोल्यूशन देखें W1 जो बॉक्स W1 है इसका हमें वेट गिवन नहीं था। W2 बॉक्स का वेट हमें 10 न्यूटन गिवन था। मोमेंट आर्म ऑफ W1 OA 25 सेंटीमीटर ये गिवन था, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 20.25 मीटर। मोमेंट आर्म ऑफ W2 OB, O इसका क्या है सेंट्रल पॉइंट, और B हमने क्या ले लिया था राइट हैंड साइड पर। तो इस बॉक्स का जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है W2, इसका मोमेंट आर्म कितना है 40 सेंटीमीटर, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया 0.40 मीटर्स में। अब हमने क्या करना है, हमारी राइट हैंड साइड पर जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ बहुत ज़्यादा टॉर्क आ चुकी। टॉर्क दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, दैट इज द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमारे राइट हैंड साइड पर दोनों फैक्टर्स आ रहे हैं टॉर्क के, बट हमारी फिगर की लेफ्ट हैंड साइड पर सिर्फ एक ही फैक्टर आ रहा है और वो है हमारे पास लेंथ, दैट इज OA, बट फोर्स नहीं है। तो हमने अब क्या करना है, ये फोर्स फाइंड आउट करनी है। सो सिंपली हम क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे अपना क्या प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स हमारे पास क्या है, क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। क्लॉकवाइज मोमेंट हमारे पास किसकी बनेगी, आप फिगर में देख सकते हैं, कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो देखिए जो क्लॉकवाइज मोमेंट बनेगी वो एट पॉइंट B बनेगी W2 की वजह से। तो जहां पर क्लॉकवाइज मोमेंट लिखा है वहां पर हमने लिख दिया है मोमेंट ऑफ W2। ये एक्चुअली मैं फिर एक्सप्लेन कर दूं, ये हमारे पास मोमेंट क्या है, टॉर्क या टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स। क्लियर हो गई बात। सो क्लॉकवाइज मोमेंट या क्लॉकवाइज जो टॉर्क बनेगी वो आपके यहाँ ये जो फिगर आपको सामने दिखाई दे रही है वो राइट हैंड साइड पर बनेगी, और जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स हैं वो कहाँ पर बनेगी, जिसको हमने इक्वल कर दिया मोमेंट ऑफ W1, वो इधर लेफ्ट हैंड साइड पर बन रही है।
अब हमारे पास मोमेंट आर्म है टॉर्क का एक फैक्टर लेफ्ट हैंड साइड पर, लेकिन वेट नहीं है। हम क्या करेंगे, इस W1 को कहाँ पर हमें एडजस्ट करना चाहिए था वो हम एडजस्ट कर चुके, कहाँ पर, 0.25 मीटर पर, वो हम एडजस्ट कर चुके। अब हमें तीन चीज़ें गिवन है, चौथी चीज़ हमें, जो हम फोर्थ एक पॉइंट है जिसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं, वो हमें गिवन नहीं है। तो जब हमें कुछ क्वांटिटीज़ गिवन हो, 2 to 3 क्वांटिटीज़ गिवन हो, तो जो एक नेक्स्ट हमारे पास रिमेनिंग क्वांटिटी होती है जो कि हमें पता नहीं होती, तो वो हम क्या करते हैं, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो सिंपली अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर क्लॉकवाइज मूवमेंट्स और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स हैं उनकी हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो देखें हमने क्या फाइंड आउट करना था, W1। आप इक्वेशन से W1 इधर लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आ जाएं, तो फॉर्मूले में क्या बन जाएगा हमारे पास, जैसा आपको ये सामने दिखाई दे रहा है, फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा W1 मल्टीप्लाइड मोमेंट आर्म ऑफ W2 इज इक्वल्स टू W1 मल्टीप्लाइड मोमेंट आर्म ऑफ W1। तो W1 हमारे पास यहाँ पर अब क्या आ रहा है, W1 मल्टीप्लाइड बाय OA, जो कि इसका ये डिस्टेंस हमें गिवन था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन था, लेकिन ये W1 वेट गिवन नहीं था, इज इक्वल्स टू W2, जो कि ये हमें वेट भी गिवन था, एंड OB, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज ऑल्सो गिवन टू अस। तो इसमें हम क्या होगा, जस्ट हम वैल्यूज पुट कर देंगे, W1 मल्टीप्लाइड OA की वैल्यू पुट कर दें 0.25 मीटर, विच इज इक्वल्स टू ऑन राइट हैंड साइड 10 न्यूटन। 10 न्यूटन क्या था हमारे पास, W2 मल्टीप्लाइड बाय OB की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, जो कि हमारे पास थी 0.40 मीटर। तो सिंपली यहाँ से क्या होगा कि हम जब W1 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू द मैथ्स रूल जो चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई होती है वो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो W1 इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 0.40 मीटर डिवाइडेड बाय मूवमेंट आर्म ऑफ W1 विच वॉज 0.25 मीटर। जब आप ऊपर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करके नीचे वाली टर्म से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 16 न्यूटन वेट। 16 न्यूटन वेट ये किसका आया है हमारे पास, इस बॉक्स का, W1 का, जो पॉइंट A पर हैंग किया गया है। अब अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करें तो आप इस W2 बॉक्स को देखें, ये आपको छोटा दिखाई दे रहा होगा, और ये जो W1 है, आपको ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है W1, जो इसका वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड कर रहा है, ये बॉक्स आपको थोड़ा सा क्या दिखाई दे रहा है, बड़ा दिखाई दे रहा है। तो यहीं से हमें पता चल जाना चाहिए था कि इसकी जो फोर्स आएगी, जो इसका वेट होगा, वो W2 से क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो आप यहाँ पर देखें, यहाँ हमारे पास 16 न्यूटन जो वेट आया है सस्पेंडेड एट पॉइंट A इज 16 न्यूटन, और 10 न्यूटन हमारे पास वेट था बॉक्स W2 का। तो हमारा जो गिवन और रिक्वायर्ड आंसर है, जो हमें एक फोर्स और वेट चाहिए था, वेट इज ऑल्सो अ फोर्स हैविंग सेम यूनिट दैट इज द न्यूटन, तो वो हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर, 16 न्यूटन। नेक्स्ट ये आपके लिए एक मैंने हेल्दी एक्टिविटी यहाँ पर आपके लिए शो की है। इस एक्टिविटी में आपके पास क्या होगा, इसमें आप देखें कि एक स्मॉल वेट है और एक यहाँ पर आपके पास लार्ज वेट है। ये आपके पास जो वेट के एरोज हैं, दे आर ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। क्यों? क्योंकि जो वेट है वो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो जो लार्ज वेट है आप उसका देखें, यहाँ जो इसका सेंट्रल पॉइंट है, एक्सिस ऑफ रोटेशन या पिवट, जिसके ऊपर ये सीसॉ या ये रॉड रोटेट करेगा, लार्ज वेट ने अपना डिस्टेंस कम किया हुआ है फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन से। इसने ये क्यों कम किया हुआ है अपना ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और जो ये स्मॉल वेट है इसने अपना ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों इंक्रीज किया हुआ है। तो जो भी है इसमें ये मैंने आपको यहाँ ये एक्सप्लेन कर दिया। देखिए जो स्मॉल वेट है उसने अपना डिस्टेंस लार्ज किया हुआ है। क्यों लार्ज किया हुआ है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसने अपना क्यों इंक्रीज किया हुआ है। और लेफ्ट हैंड साइड पर जो लार्ज वेट है उसने अपना ये डिस्टेंस क्यों यहाँ पर स्मॉल डिस्टेंस लिखा है, उसने डिस्टेंस क्यों डिक्रीज कर दिया है, ये आप अपनी वर्डिंग में इस एक्टिविटी का आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट जो नीचे वाली फिगर है आप उसमें देखें कि दो
इक्वल देखने पर बंदे दिखाई दे रहे हैं जो कि सी सॉ पर इक्वली बैठे हैं। तो क्या इनमें कोई टर्निंग इफेक्ट आएगा? आप इसमें खुद से ऑब्जर्व करोगे और इस भी एक्टिविटी का, आप पूरी एक्टिविटी का आंसर इसका आप लोग लिखेंगे। इसमें आप देखें, एक साइड पर ये मैन बैठा हुआ है उसका वेट, और दूसरी साइड पर ये वुमन बैठी हुई है उसका वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड और दोनों का आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी देख लें फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट और एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो वो क्या आ रहा है, दोनों का ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो भी तकरीबन दोनों का क्या है, सेम है। तो क्या इस कंडीशन में सीसॉ बैलेंस्ड है? अगर बैलेंस्ड है तो क्यों बैलेंस्ड है, और अगर बैलेंस्ड नहीं होगा तो किस कंडीशन की वजह से बैलेंस्ड नहीं होगा? मैं आपको फिर बता दूं, ऊपर आपके पास ये एक पहली कंडीशन है, एक लार्ज डिस्टेंस है जो जिसका स्मॉल वेट है, और एक लार्ज वेट है जिसका हमारे पास क्या है, स्मॉल डिस्टेंस है। दूसरी फिगर में हमारे पास क्या है, तकरीबन आप देखें सेम वेट हैं और सेम हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हैं। तो किस में टर्निंग इफेक्ट आएगा या किस में टॉर्क आएगा? क्या पहले वाली जो ऊपर वाली फिगर है उसमें टॉर्क आएगी? अगर आएगी तो क्यों आएगी? और जो नीचे वाली फिगर है क्या उसमें टॉर्क आएगी या नहीं आएगी? अगर नहीं आएगी तो उसकी क्या रीजन होगी और इनका प्रिंसिपल क्या होगा जो अभी आपने पढ़ा, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। तो आप लॉजिकली और कॉन्सेप्चुअली इसके आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट आपको मैं एक होमवर्क असाइन कर रही हूँ, वो आपके पास एक्टिविटी थी, आप उसको सोचें, उसको अपनी वर्डिंग में लिखें। नेक्स्ट आपके पास क्विक क्विज आ रहा है और बहुत ही फनी और इंटरेस्टिंग टाइप का है, उसी से पहले वाली आपकी जो एक्टिविटी है उसी से ही रिलेटेड है। पहला पार्ट है इसका, कैन अ स्मॉल चाइल्ड प्ले विद अ फैट चाइल्ड ऑन द सीसॉ। तो पहले का इतना फर्स्ट पार्ट, कैन अ स्मॉल चाइल्ड प्ले विद अ फैट चाइल्ड ऑन द सीसॉ। तो पहले तो आप इसका आंसर बताएंगे कि क्या एक छोटा बच्चा बड़े बच्चे के साथ सीसा पर खेल सकता है, इसको वो एंजॉय कर सकता है? अगर कर सकता है तो उसका आंसर दें। एक्सप्लेन हाउ, वो खुद ही आपसे फर्दर एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं। अगर एक स्मॉल चाइल्ड और फैट चाइल्ड सीसा को प्ले कर सकते हैं तो उसको एक्सप्लेन करें, और अगर नहीं कर सकते तो उसको भी एक्सप्लेन करें। वो क्या फिनोमिना होगा, वो क्या प्रिंसिपल होगा, वो आप इसमें फुली एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है इसका, टू चिल्ड्रन आर सिटिंग ऑन द सीसॉ सच दैट दे कैन नॉट स्विंग, व्हाट इज द नेट टॉर्क इन दिस सिचुएशन। तो वो जो मैंने आपको अभी एक्टिविटी दिखाई, अगर आप थोड़ा उसको केयरफुली ऑब्जर्व करें, जो कि बहुत ही एक अच्छा सा, एक बहुत ही हेल्दी एक्टिविटी और ये फनी टाइप का आपके पास होमवर्क आ रहा है, तो उसमें आप देखें, आप फर्स्ट वाला जो पार्ट है क्विक क्विज का, आप उसको किससे रिलेट करोगे, एक्टिविटी के किस पार्ट से रिलेट कर सकते हो, और क्विक क्विज का आपके पास जो ये सेकंड पार्ट है, आप उसको एक्टिविटी के किस पार्ट से रिलेट कर सकते हो। तो यहाँ तक था आपका थर्ड वीक का ट्यूटोरियल। ये आपका ट्यूटोरियल ऑनलाइन जो वीडियो लेक्चर है वो ओवर हुआ। होपफुली कि आपने एंजॉय किया होगा और आप वो एक्टिविटी और ये इस क्विक क्विज का आंसर लिखेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।